नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का नमस्कार और आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और इस 74वें वर्ष पर हम सब इस उम्मीद के साथ हैं कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी भारतवर्ष में अपनी खुली सांस लेगी और हम सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक के रूप में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम आप एक लंबी फौज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स की तैयार करें। अभी हम एक साथी ने कल कुछ सवाल किया था, तो मैंने उनसे कहा कि हमको चाहिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की फौज, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सकों की बहुत बड़ी कमी अभी भी नज़र आ रही है। पूरे देश में अगर हम 20% विशुद्ध इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों को तलाशने का प्रयास करें तो शायद हमारा ये एक असफल प्रयोग होगा। और कम से कम हमारी उपलब्धता 60% प्रैक्टिशनर्स की इस देश में होनी चाहिए। हम जब तक 60% की उपलब्धता इस देश में प्रैक्टिशनर्स की नहीं दर्शाते हैं, तब तक इस बात की सिर्फ कोरी कल्पना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्यता की ओर बढ़ रही है। एक विशेष राज्य में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कुछ कार्य किया गया, लेकिन मैं नहीं समझता कि देश स्तर से इस एक राज्य के किसी किए गए कार्य को देश स्तर पर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है अपने आदेश में कि देयर इज नो बार इन प्रैक्टिस, रिसर्च एंड एजुकेशन। लेकिन सवाल यह है कि देयर इज नो बार इन प्रैक्टिस, रिसर्च एंड एजुकेशन, जब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और प्रैक्टिस से अपने आप को दूर भाग रहे हैं, कारण कुछ भी हो, जब हम प्रैक्टिशनर्स नहीं बना पा रहे हैं, हम का मतलब उन संस्था संचालकों की ओर है जिन्होंने बहुत लंबी फौज तो तैयार की, उन्होंने उनको सैनिक तो बनाया, लेकिन उनको गोली चलाना, बंदूक उठाना, निशाना लगाना ये नहीं सिखाया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वर्तमान में स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हमको आपको शपथ लेना होगा देश के तिरंगे के साथ कि हम आन बान शान से इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे और जब तक हैं तब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही प्रैक्टिस करेंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पर ही अपने आप को चिकित्सक कहेंगे, तब हमारी उपलब्धता होगी इस देश में। और हमारा देश, भारत देश, विभिन्नताओं में एकता का देश है। विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सब भाषा बोलने वाले लोग एक दूसरे के मितव्वयी होते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड सर्किल में होते हैं, एक दूसरे से गले लगते हैं। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी इस देश की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक साथियों के साथ घुल मिल करके, वो आपस में बैठ करके चर्चा करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए हमको इसका समाधान खोजना होगा। अभी हमने अपने कुछ सीनियर साथियों से चर्चा की, जिस पे हमको पता चला कि आईडीसी कमेटी के जो अध्यक्ष थे कटोक्ष जी, वो रिटायर हो चुके हैं और कोई मिस्टर भार्गव इस समय उस चेयर पर हैं। तो जब नई आईडीसी कमेटी एक तरीके की मनोनीत है, तो अब आईडीसी कमेटी के समक्ष हमको एक नए तरीके से प्रस्तुत होना है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अच्छे प्रारूप को लेकर के, प्रैक्टिशनर्स की अच्छी फौज को लेकर के, कल को अगर सरकार ये कहती है कि आपके प्रैक्टिशनर्स कहाँ हैं, हमें उनका नाम और पता दीजिए, हमें उनकी क्लिनिक का एड्रेस दीजिए, तो हमारे जितने संस्था चालक हैं या मेडिसिन बनाने वाले हैं वो अपनी सूची देने से कतराते हैं। इस मामले में मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी एक लिस्ट तैयार कर ली है, जिसका मैं राष्ट्रीय सचिव भी हूं, और एएमपाई के नाम से यह संस्था आपको वेबसाइट भी इसकी मिल जाएगी, जिसमें आप जा कर के हमारे वेबसाइट पर हमारे इस एसोसिएशन के सारे रूल रेगुलेशंस को भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश की मेडिसिन बोर्ड ने भी अपने सभी चिकित्सकों की एक लिस्ट जारी की है कि
दो संस्थाओं ने अपने अच्छे कदम उठाए हैं जो बहुत ही स्वागत योग्य हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि अपने उन तमाम संस्था अध्यक्षों से जो विभिन्न प्रकार के संस्थाओं को चला रहे हैं, वो अपने चिकित्सकों की सूची बना करके वेबसाइट के माध्यम से, लिस्ट के माध्यम से बिल्कुल तैयार रखें, ताकि सरकार जब कभी उनको मांगे तो वो प्रस्तुत कर सके। दवा बनाने वाली कंपनी के जो संचालक हैं, इस बात से पहले कि अब नई आईडीसी कमेटी आपसे जो सवाल करने वाली है, जो आपका जवाब वो चाहती है, उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि अब हम वर्तमान युग में जो विज्ञान का समय चल रहा है, इस वैज्ञानिक कसौटी पर अपने आप को खरे उतारने का केवल और केवल एकमात्र विकल्प होगा कि हमारे प्रैक्टिशनर्स अधिक से अधिक संख्या में अपनी चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करते नजर आएं। और जब हम ये साबित कर ले जाएंगे कि हमारे हर शहर में 20 से लेकर के 100, 150, 200 चिकित्सक हैं, तो पूरे देश में हम लगभग 5 लाख से लेकर के 10 लाख की फौज हम तैयार कर सकेंगे। लेकिन दुख यही है कि लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करते हैं, लेकिन सबके रास्ते अपने अलग अलग हैं, और अगर कुछ अच्छे साथी निकलते हैं तो उनको मोटिवेट करने के बजाय उनको हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति में बाधक है। मैं आप सबसे एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस के इस संध्या पर, जबकि हम देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हालांकि कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते हमने आज पूरे दिन बहुत सादगी भरा स्वतंत्रता दिवस का ये पर्व मनाया है, और इस अपेक्षा के साथ कि जल्द ही हमारे देश से ये महामारी दूर हो, कोविड-19 से हम निजात पाएं और हमारे देश का एक स्वस्थ माहौल हो और देश प्रगति की ओर जाए। देश प्रगति की ओर जाने में हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। हम गरीब जनता की सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करते हैं, और सबसे बड़ी खासियत हमारी ये है कि हम हानि रहित, पूर्ण लाभकारी हर्बल चिकित्सा यानी वनस्पतियों पर आधारित चिकित्सा प्रणाली को हम जन जन तक पहुंचाते हैं। और जब जन जन तक ये पहुंच जाएगा तो उसकी एक आवाज़ उठ के आएगी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत ही अच्छी और कारगर चिकित्सा पद्धति है। आज मैं आपसे स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं अपने उन 5 साथियों के नाम बड़े गर्व के साथ लेना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 3 साढ़े 3 महीने के हमारे इस 80, जो आज मैं आपसे अपने क्लास नंबर 80 यानी 80वें क्लास में आपसे बात कर रहा हूं, हमारे पिछले 79 क्लास को सुनने के बाद हमने 5 ऐसे प्रैक्टिशनर्स को तलाशा है जो मेरे फार्मूले पर अपने रोगियों को देख रहे हैं, औषधियाँ वो दे रहे हैं और उसका लाभ उनको मिल रहा है, और वो हम तक उन औषधियों को लिखते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ, आप यहाँ पे ठीक हैं, और मुझे उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें सबसे पहले हमारे युवा चिकित्सक हैं बूंदी राजस्थान से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। ये बहुत अच्छे मनोयोग से, बहुत अच्छे तरीके से अपने रोगियों की सेवा कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, और हमारे बताए गए फार्मूले पर ये अपने रोगियों को दवाइयाँ दे रहे हैं और इनको लाभ हो रहा है। दूसरे हमारे चिकित्सक हैं लुधियाना से डॉक्टर राय साहब जी। ये बहुत ही उत्साही और बहुत ही कर्मठ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में एक उभरते हुए चिकित्सक हैं। हालांकि प्रैक्टिस इन्होंने बहुत अच्छी कर रखी और बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इस समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जुनून इनके ऊपर कुछ ज़्यादा चढ़ा हुआ है। हमारे तीसरे साथी हैं डॉक्टर आरपी सैनी मथुरा से। ये भी बहुत अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के उभरते हुए चिकित्सक इस समय हैं, और इनकी जो भी दवाएं लिख करके रोगियों के बारे में हमारे पास तक पहुंचती हैं व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन कॉल्स के जरिए, तो मुझे उसमें कोई संशोधन नहीं करना पड़ता। हमारे चौथे हैं बहुत ही अच्छे और लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप पर बने रहने वाले हमारे युवा साथी डॉक्टर सचिन त्यागी जी हैं। ये भी हमारे नए चिकित्सकों का लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं और तमाम विषयों पर चर्चा में ये भाग ले रहे हैं। और अंतिम नाम हमने छाटा है डॉक्टर संजय यादव का। ये है प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, संगम की धरती प्रयागराज से हैं। इनकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। पिछले 3 महीने से हमने इन जिन 5 चिकित्सकों के नाम लिए हैं,
ये पिछले 5 महीनों से अपनी प्रैक्टिस में इन्होंने 1 × 60 यानी ये 60 गुणा यानी 60 टाइम्स ये अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमारे अन्य साथी जो हमारे इस ग्रुप में जुड़े हैं या हमसे जुड़े हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन 5 साथियों ने अब मुझसे कम मदद लेना शुरू किया है और ये अपनी दी हुई दवाओं को मुझको प्रेषित कर रहे हैं कि मैंने इस रोग पर ये दवा ट्राई किया और मुझे इसका ये लाभ मिला, क्या कोई इसमें संशोधन हो सकता है। तो मैं बहुत दिमाग लगाता हूँ और बहुत सोचता हूँ, ठीक उस तरीके से जैसे कोई एग्जामिनर या परीक्षक किसी बच्चे की कॉपी चेक करता है तो सोचता है कि मैं इसका नंबर कहाँ काटूँ, और जब वो नहीं काट पाता तो बच्चे को शाबाशी देता और कहता है कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है और वेरी गुड या गुड लिखता है। ठीक उसी तरीके से हमारे ये 5 साथी, अब मैं इनके कापियों पर कहीं पर कुछ कटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे शरद रावत जी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी उनकी प्रैक्टिस इस समय चल रही है। डॉक्टर अवधेश शर्मा जी और डॉक्टर धर्मराज यादव और वीके सरकार, ये 3 लोग भी प्रैक्टिस की लाइन में हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस में अपने आप को समाहित किए हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे इस क्लास का लाभ, इस क्लास का उपयोग आप अधिक से अधिक कर सकें, क्योंकि हमको अब आगे आने वाले समय भारत सरकार को अपने प्रैक्टिशनर्स दिखाने हैं और वो भी विशुद्ध प्रैक्टिशनर्स दिखाने हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कारनामे दिखाने हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जादुई कला दिखानी है। और इसके लिए ज़रूरी हो कि आप पूरे मन से, पूरे मनोयोग से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आप एक अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं। निश्चित रूप से निरंतर आप मेरे क्लास का आनंद ले रहे हैं और मेरे फार्मूलों पर आपने, बहुत से लोगों ने, लगभग 20 की संख्या में ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मंगा ली हैं और उन मेरे फार्मूलों पर वो 450 ml की हर बॉटल बना करके अपनी डिस्पेंसिंग करके उन्होंने फोटोग्राफ भी मेरे पास भेजे हैं। वो सब भी बधाई के पात्र हैं। हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जो आधे तक बहुत अच्छी चिकित्सा करते हैं और जहां वो फंस रहे हैं वहां पे वो मुझसे मदद ले रहे हैं। मैं फिर आपसे इस बात का अनुरोध करूंगा और आपसे आशा व्यक्त करूंगा कि जब आपके पास कोई रोगी आता तो पहले आप उससे लड़ें। हाँ, एक बात मैं आज आपसे जरूर खुल के कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में देखिए, पैथोलॉजिकल टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, सिटी स्कैन, ये हमारी मदद के लिए हैं। यानी एक तरीके के ये एक मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट हमारे ट्रीटमेंट में, हमारे डायग्नोसिस में एक सहायता प्रदान करता है। लेकिन जब आप हमारे पास ये लिखते हैं, किसी रोग के नाम से मुझसे कहते हैं सर इस रोग की दवा बता दीजिए, तो मुझे बड़ी झल्लाहट होती है, बहुत कुढ़न होती है, क्योंकि मैं आपसे बार बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी रोग के नाम की कोई दवा नहीं है। आज आप फिर स्पष्ट हो लें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी रोग के नाम की कोई दवा नहीं है। केवल आपकी मांग पर मैं उस रोग के नाम को कह जरूर देता हूं, चूंकि आप लोग बार बार ये कहते हैं सर इसका नाम भी कह दीजिए, तो जो कॉमन पुकारने वाला नाम है उस रोग के लक्षणों से संबंधित मैं उसको व्यक्त कर देता हूं, लेकिन वो उसके उपलक्षण कहे जा सकते हैं या सब डिजीज कही जा सकती। मैंने ऐसा बार बार आपसे कहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में केवल और केवल एक ही रोग की डिफिनीशन है कि एनी परसिस्टेंस चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। लिम्फ में और ब्लड में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन, यानी टेम्पोरली जिसको चेंज कहते हैं, टेम्पोरली चेंज, परमानेंट चेंजेस नहीं, टेम्पोरली चेंज जो होता है उसे हम डिजीज कहते हैं। अब जब आप हमसे कहते हैं कि इस रोग की दवा बता दीजिए, तो मैं तुरंत लिखता हूं कि आप रोगी की वर्तमान की शिकायत लिख दीजिए। शिकायत लिखने का तात्पर्य ये नहीं है कि जब आप रोग का नाम लिखते हैं तो मैं उस रोग को समझ नहीं पाता। कभी कभी आपको लगता है, ऐसा होगा कि हो सकता है डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव मेरे इस रोग की डिफिनीशन को नहीं जानते हो, इस नाते इन्होंने इसको अवॉइड कर दिया, या अन्य चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर हो सकता है किसी से लिखवाते हो कि देखें इसकी दवा डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव क्या बताते हैं या इस रोग को जानते कि नहीं जानते। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि मैं एक अनपढ़ गंवार हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मैंने एक अखंड ज्योति जला रखी है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं जला रहा हूँ, मेरे साथ आप सब आ चुके हैं, आप सब लाइन में हैं, आप जलाएंगे। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ज्योति जलाने के लिए आपके पास 38 दवाएं हैं और 38 अंग हैं। उन 38 दवाओं को 38 अंगों के आधार पर मैंने आपको बांट करके चार्ट भी आपको दे दिया है। तो जब आप रोगी की कंप्लेंट सुनते हैं
तो आप उसकी कंप्लेंट इस कान से सुनिए, लेकिन अपने इस दिमाग को आप लगाइए कि इस रोगी की शिकायत इसके शरीर के किस अंग की ओर इशारा कर रही है, और जिस अंग की ओर इशारा कर रही हो उस अंग की दवा आप इस दिमाग से निकालना शुरू कर दीजिए। अब मेरी बात आप समझ रहे हैं? कान से रोगी की बात सुनिए, इस दिमाग से उसके अपने कान को इस दिमाग पर लगाइए और इस दिमाग से आप दवाइयां निकालिए और अपने हाथ में कलम लीजिए और दवा लिखना आप शुरू कर दीजिए। यानी जब आप इतने ट्रेंड हो जाएं, जैसे हमने 5 साथियों के नाम लिखे बताए आपको, ये 5 साथी हमारे इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि ये रोगी की कंप्लेंट पर अंगों को खोज करके वो दवाएं लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप एक अच्छे इलेक्ट्रोहोपैथ बनने के लिए ये जरूरी है कि आप रोग के नाम पर मत जाएं, रोग को पढ़िए। आपके पास जो संबंधित पुस्तकें अगर उसमें रोग के नाम दिए हैं तो आप रोग पढ़िए, उसके कारण पढ़ लीजिए, उसके लक्षण पढ़ लीजिए। लेकिन उस कारण और लक्षण को पढ़ने के बाद भी आप देखिए कि ये कारण या लक्षण हमारे इस रोगी के किस शरीर की ओर इशारा कर रहे हैं, और जब वो इशारा पूरा हो जाए तो आप तुरंत दवा लिखना शुरू कर दें। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो मैंने शुरू में आपसे कहा है कि आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जानकारी, बेसिक जानकारी इतनी होनी चाहिए कि आप अंगों से संबंधित औषधियों के बारे में चयन कर ले जाएं। हालांकि आप सब मेरे हैंडबुक की प्रतीक्षा में हैं और मैं उस पुस्तक में भी इस बात का जिक्र करूंगा और आपको बहुत आसान तरीके से ये बताने का प्रयास करूंगा कि आप रोगी की शिकायत को कैसे अंगों तक पहुंचाएंगे और कैसे अंगों तक पहुंचने के बाद उसकी दवा को कैसे सेलेक्ट करेंगे। मैं समझता हूं कि आपने मेरे अब पिछले 3-3.5 महीने के जो क्लास आपने लिए हैं, आज का मिला करके 80 क्लास, तो 20 क्लास के बाद मैं, आप सब ने कहा था मुझे शतक लगाना है, तो मैं 80 रन पर आज पहुंच गया हूं और अभी 20 रन के लिए मेरी बैटिंग बाकी है। हो सकता है कि अगर कहीं विपक्षी लोगों ने बॉलिंग तेज कर दी तो मैं आउट भी हो सकता हूं। लेकिन फिलहाल सचिन का आज मैं एक संदेश सुन रहा था कि जब मैं बैटिंग करने उतरता था तो मैं अपने लिए नहीं खेलता था, देश के लिए खेलता था। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रोहोपैथी की बैटिंग करने जब मैं आपके इस पिच पर उतरा हूं तो मैं अपने लिए नहीं उतरा हूं कि मैं शतक जमा लूं या 150 लेक्चर दे दूं या 50 लेक्चर और दे दूं। मैं आपको ट्रेंड करने के दृष्टिकोण से उतरा हूं। यानी इलेक्ट्रोहोपैथिक जो हमारा एक हमारा जो इलेक्ट्रोहोपैथिक एक समाज है, मैं इस समाज के लिए बैटिंग कर रहा हूं कि हमारे बैटिंग को देखते हुए आप में से अच्छे बैट्समैन निकल करके आगे के मैच को खेलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन तक इस मैच को नहीं खेल सकते। हर प्लेयर को खेलने की एक उसके शरीर की क्षमता होती है, उसका एक टाइम फिक्स होता है और उसके बाद उसको या तो संन्यास लेना पड़ता है और या तो स्वयं उसको हटना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता खेल बंद हो जाए। हमारे पिछले जितने भी अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, चाहे वो सुनील गावस्कर रहे हैं, चाहे वो विश्वनाथ रहे हैं, चाहे वो सचिन रहे हैं, इन लोगों ने जब खेल बंद किया तो हमारे आगे नए अच्छे क्रिकेटर आए। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर रमाशंकर जी चले गए तो उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे कंधे पर छोड़ दी। मैं आपके बीच जब तक बैटिंग कर पा रहा हूँ करूँगा। आप में से तमाम रमाशंकर जी बन के उभरेंगे। तो कोशिश ये करिए कि इलेक्ट्रोहोपैथी के लिए आप अपने आप को पूरे तन और मन से लगाइए, और जब तन और मन से लगाएंगे तो धन तो आपको अपने आप मिलेगा और उस धन का उपयोग भी आप इलेक्ट्रोहोपैथी के क्षेत्र में कर सकते हैं। हमारे कई साथियों ने, वरिष्ठ साथियों ने ये कहा कि अनिल, तुम पहले ऐसे इलेक्ट्रोहोपैथ हो जिसकी ओर पूरे देश का आकर्षण हुआ है और तुम्हारी एक आवाज पर इतने लोगों ने तुमको एडवांस बुकिंग कर दिया, तुम्हारे लैपटॉप खरीदने में मदद कर दिया, ऐसा क्या जादू तुमने बिखेरा? तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात कहा कि मैंने कोई जादू नहीं बिखेरा है, मैंने उनको सच का आईना दिखाया है। और सच का आईना देखने के लिए जो शीशे की जिसको हम कहते हैं प्रतिबिंब या इमेज, जो शीशे की इमेज को देखता है वो सच का आईना नहीं होता है। लेकिन जो अंतरात्मा से सच का आईना देखता है वो अपने वास्तविक शरीर के आकृति को देख लेता है। और वही मैंने इलेक्ट्रोहोपैथी में अपने इन साथियों को दिखाना चाहा है और इन साथियों ने मेरे सच को पकड़ा है। अगर मैं झूठ बोलता, फरेब करता तो 2-4 क्लास के बाद हमारे सुनने वालों की संख्या कम होती, हमारे चाहने वालों की संख्या कम होती। लेकिन मैंने आपको सच के करीब लाकर
के है और एक नींव रख दी है जिस पर दीवार आपको बनानी है, छत आपको लगाना है, प्लास्टर आपको करना है, रंग रोगन आपको करना है। और ये बहुत लंबा काम है, एक बहुत लंबा प्रयास है। आप में से बहुत से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ स्वयं दवा बना सकेंगे। अब जब किताब आपके हाथ में आएगी तो आप उस पर भी प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। तो मैं अपने साथियों से यही कहा कि मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इनको सच का आईना दिखाया है, इस कारण ये मेरे साथ जुड़े हैं और इस कारण ये मेरे साथ जुड़े हैं। मैं इस बात की भी उम्मीद करता हूं कि आप में से जितने भी साथी हैं, जब कभी भी मैं आपको कहीं भी कॉल करूंगा तो मेरी एक आवाज़ पर आप मेरे पास ज़रूर चले आएंगे। चाहे वो कोई सम्मेलन हो रहा हो या कोई साइंटिफिक सेमिनार हो रहा हो, सबसे पहले मैं आपको आमंत्रण दूंगा। पुराने फौज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो बहुत भाग दौड़ करके सूट और टाई पहन करके और एसी में घूम करके मजा ले चुके हैं। हम अपने इन नए साथियों को हम आजमाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं और जल्द ही लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर प्रदेश की राजधानी में 2 दिन अपने पूरे आपके लिए लगाऊंगा। लॉकडाउन के बाद हमको जहां से ऑफर मिलेगा, व्यवस्था आप करेंगे, क्लास मेरा होगा, सीधे आमना सामना होगा सवाल और जवाब का, और आपकी शंकाओं का समाधान मैं करूंगा जितना मेरे अंदर क्षमता होगी। तो मैं लॉकडाउन खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जब देश का माहौल ऐसा हो कि हम आप एक दूसरे से मिलने जुलने में, आने जाने में कोई बहुत दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और मैं समझता हूं कि ये दिसंबर के आसपास, जब हमारी पुस्तक भी तब तक तैयार हो जाएगी, उसके बाद अगला जो मैट्री डे यानी 11 जनवरी आएगा, उस पर हो सकता है कि हम आपसे किसी शहर में या आपके किसी फंक्शन में आपसे रूबरू हों और आपके बीच बैठ करके हम चाय पिएं। तो आज स्वतंत्रता दिवस की इस संध्या पर, यद्यप मैंने नोटिस दिया था कि आई ट्रीटेड एंड यू ट्रीट, तो उसकी भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। नहीं आप कहेंगे कि आज मैंने आपको लेक्चर के लिए ही क्यों आमंत्रित किया। हालांकि बहुत से साथी इस समय लाइव देख रहे हैं, लगभग 40 से ऊपर साथी हमारे इस समय लाइव पर हैं। राजेश कुमार जी हैं, दिनेश कुमार जी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र गुजराल जी, आप भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एसपी पवन जायसवाल जी हैं, छोटेलाल धनकर जी की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, गुरदर्शन लाल जी की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और ये गुरुदेव राय साहब जी प्रणाम कर रहे हैं। दिग्देश्वरी जी इस समय लाइन पर हैं, बिमल बिहारी लाल जी हैं, बीके सरकार जी हैं, धर्मराज जी हैं, बहुत से साथी इस समय लाइन पर हैं। मोहम्मद मुतैबिब हैं, रविंद्र कुमार जी हैं, आसिम राज दत्ता जी हैं, सुनील चौरसिया जी हैं, डॉक्टर बी.आर. दिवांगन जी है। बी.आर. दिवांगन जी, आप बहुत दिन बाद लाइन पर दिखे हैं और प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। सुरेंद्र गुजराल जी, जय श्री राम, आप कर रहे हैं। रविकांत द्विवेदी जी भी आ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप पंडूरिया जी, ये डॉक्टर प्रदीप पंडूरिया जी संभवतः आज पहली बार मुझे दिखे हैं, अभी मैं इनके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कर पाया हूं। आरपी सैनी जी मथुरा से हैं। योगेश ठाकुर जी हैं, योगेश ठाकुर जी भी आज पहली बार संभवतः मेरी मुलाकात इनसे हो रही है। दिनेश कुमार वर्मा जी हैं, बहुत से साथी इस समय हैं और आपके नाम पढ़ने में मैं अपने मूल विषय से थोड़ा विलंब से चला जाऊंगा। तो मैंने आज आपको स्वतंत्रता दिवस के इस संध्या पर, जबकि देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न मना रहा है बहुत सादगी भरे समारोह में, तो मैंने आपसे कुछ निवेदन किया। हमारे कोई साथी लिख रहे हैं, डॉक्टर शरद रावत जी लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही सर जी, आपने सच का आईना ही दिखाया है और भ्रम दूर हो गए हैं। देखिए, मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा। मेरा अनुरोध ये है कि यद्यप मैं आपको सच का आईना दिखा रहा हूं, आपको सही राय बता रहा हूं, लेकिन ये मेडिकल प्रोफेशन है। मैं आपके सामने आपके गुरु के रूप में नहीं आया हूं, आपके सहयोगी के रूप में आया हूं। आप सब मुझे गुरु शब्द से पुकारना बंद कर दें, केवल सर से भी काम चल जाएगा। और चूंकि मैं आपका सहयोगी हूं, मैं आपका हेल्पर बन के आपके साथ आया हूं, तो मैं आपके सहयोगी के रूप में, आपके छोटे और बड़े भाई के रूप में आपको देखना चाहता हूं। उसका कारण क्या है कि आप में से बहुत से लोग, डॉक्टर अनिमेश जी भी इस समय लाइन पर हैं, डॉक्टर सुनील सोनी जी भी लाइन पर हैं, सागर मंडल जी भी इस समय लाइन पर हैं। चूंकि मैं आप लोगों की जो तस्वीर देख रहा हूं, आप में से बहुत से लोग मुझे अपनी उम्र से बड़े दिखाई पड़ रहे हैं। मेरी उम्र इस समय 56 ईयर की कंप्लीट हो रही है। तो मैं जो देख रहा हूं कि आप लोग मुझसे ज़्यादा उम्र में दिखाई पड़ रहे हैं,
तो जब आप मुझे गुरु संबोधित करते हैं तो मुझे ये लगता है कि नहीं, मैं आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। आप मुझे अपना सहयोगी माने, हमसे जो उम्र में छोटे हैं मैं उनको स्नेह के साथ अपना छोटा भाई मानता हूं, और जो मुझसे उम्र में बड़े हैं मैं पूरे श्रद्धा के साथ उनको अपना बड़ा भाई मान के केवल उनकी मदद करता हूं, क्योंकि छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में एक दोस्ताना माहौल होता है, फ्रेंडशिप होती है। मैं जब अपने क्लास में भी जाता हूं, जहां मैं प्रिंसिपल हूं, जहां का ध्वजारोहण आपने आज देखा है कि मैंने घने बरसात के माहौल में भी मैंने ध्वजारोहण का फोटोग्राफ्स आपको पेश किया। तो जब मैं अपने क्लास में जाता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यहाँ पर आप मुझको अपना प्रिंसिपल समझ करके मुझसे बात मत कीजिए, आप मुझे फ्रेंड समझ के बात कीजिए। तो फ्रेंड सर्किल में हमारी आपसी बहुत आपसी बोलचाल में आपसी मन की तरंगों से जो सवाल और जवाब निकलते हैं उसका एक अलग जुनून होता है, एक अलग परफॉर्मेंस उसका होता है। लेकिन जब गुरु और शिष्य की बात आ जाती तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया हो जाता है, एक सीमा रेखा बन जाती है जहाँ पर कुछ बातें दब के रह जाती हैं और बहुत खुल के सामने नहीं आ पाती। इस नाते मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूंगा कि मुझे अपने मित्र के रूप में समझ करके मेरे साथ छोटे और बड़े भाई के व्यवहार के रूप में आप सब मुझे ट्रीट किया करें। अब आइए हम चर्चा करते हैं। अभी इसके पिछले पहले दिन मैंने एपिलेप्सी पे आपसे बात किया था। हमारे राय साहब इस समय लाइन पर हैं। राय साहब ने मुझसे एक सवाल किया कि सर एपिलेप्सी में वाई लोग देते हैं और आपने आर ई की बात किया। मैं इसको क्लियर कर दूं, जो लोग देते हैं मैं उनसे बहुत मुलाकात तो नहीं कर पाया, या जिन लोगों ने किताबों में लिखा मैं ये भी नहीं समझ पाया कि उन्होंने कितने रोगी पर उसका प्रयोग किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने प्रयोग भी किया। बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब मैं डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ से बिछड़ करके कानपुर से बस्ती आया, ये एक बहुत छोटी सी कहानी है, क्योंकि मैं भी तब युवा था और जब रमाशंकर जी के साथ से मैं अलग होने को नहीं चाहता था। लेकिन चूंकि उस समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं थी, बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं था, तो मैंने भी सर्विस के लिए अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो मैंने रमाशंकर जी से कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं एज ए लेक्चरर जा रहा हूँ, तो आपकी क्या राय है। तो उनको बड़ा दुख हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए और मुझे भी बहुत दुख हुआ, मैं भी रोने लगा। फिर उन्होंने हिम्मत बंधाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम बस्ती रहो या दिल्ली रहो, लेकिन जहाँ भी रहना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का साथ मत छोड़ना। तुम्हारे पास जब भी मौका मिले तुम अपना काम करते रहना। लगातार 15 दिन 20 दिन पे उनका एक पत्र आता था, मैं एक पत्र इधर से लिखता था, एक पत्र वो उधर से लिखते थे। वो उसमें कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ आपसी हालचाल और व्यवहार और बातचीत होती थी। रमाशंकर जी का स्नेह मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो जब मैं बस्ती आया तो संयोग देखिए कि मैंने जहाँ पर क्वार्टर लिया तो क्वार्टर के बगल में मुझे, जब मैंने लोगों ने जाना कि ये थोड़ा सा चिकित्सा कार्य भी करते हैं, तो मुझे जीवन में पहला रोगी बस्ती के क्षेत्र में एपिलेप्सी का ही मिला था। और उस रोगी की कहानी ये थी कि वो लगातार हर हफ्ते में 4 बार 5 बार 6 बार वो बेहोश होता था। मैं एक होटल पे खाना खा रहा था, वहीं पे ऐसी चर्चा चली, तो मैंने उनसे उनका नाम गांव पूछा और मैंने कहा कि आप मेरे पास अगर समय दें तो मैं कुछ चिकित्सा कार्य आरंभ करूं। मैंने उनको दवा देना आरंभ किया तो वो क्रम घटता चला गया और बाद वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गए और लगभग 20 वर्ष तक वो बिल्कुल ठीक रहे। बाद में एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तो अब बात करते हैं आरी क्यों चुना। मैंने कई रोगियों पे इसका प्रयोग किया, क्योंकि एपिलेप्सी का संबंध हमारे माइंड के कॉन्शियस से होता है। जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमारी चेतना समाप्त हो जाती है, तो हमको तत्काल चेतना देने की आवश्यकता होती है। और मस्तिष्क की चेतना लाने के लिए जो हम दवाएं आपको हमने चुना था, हमने आपके लिए दवा बताई थी CNS + C1 + RE। तो जब CNS और C1 की कार्य क्षमता को भी बढ़ाना है और हमारे क्रेनियल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो रीढ़ की हड्डी के अगल बगल जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड चल रही है उसकी भी कार्य क्षमता को हमें तत्काल देना है। हमारे शरीर में 2 तरह की क्षमताएं होती हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके आगे सांप आ जाए तो आप तत्काल रुक जाते हैं और फिर आप विचार करते हैं कि हमको भागना चाहिए। या आपको के ऊपर अचानक कोई लाठी मारने आए तो आप तत्काल अपना हाथ बढ़ा देते हैं, लाठी रोक, फिर आपका दिमाग काम करता है कि हमको इसका जवाब देना चाहिए और आप भी लाठी मारना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके जब हमारे पास रोगी आता है तो हम उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तात्कालिक जो प्रयोग है कि हम उसको पहले चेतना कैसे लाएं। तो चेतना लाने के लिए हम उसके सारे ऑर्गन्स को एक्टिव बनाने के लिए हम आरी का प्रयोग करते हैं। और जब वो चेतना में आ
उसके बाद रेस्ट पीरियड में हम आरई को रोक करके वाई देना शुरू करते हैं, क्योंकि जो एक्टिव हमने फंक्शन उसके बढ़ाए हैं फिर उस फंक्शन को हम नॉर्मल करने की कंडीशन में लाते हैं। यानी जब रोगी हमारा ठीक हो जाए तो उसके एक दिन बाद आप उसको आरई बंद करके वाई दे दीजिए, और वाई 2-3 दिन देने के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल रोक दीजिए। जैसा मैंने आपसे अपने पूर्व लेक्चर में भी कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बहुत अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑर्गन की एक्टिविटीज़ को बढ़ाती हैं या घटा देती हैं। तो ऐसी दशा में हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को नॉर्मल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम प्रयोग करें। और दूसरी एक कॉमन बीमारी है इंसोमेनिया, नींद ना आना। कई लोगों की बीमारी होती है, अक्सर आपको ऐसे मरीज मिल जाते होंगे और आते होंगे, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल खाता पीता हूँ लेकिन मुझे रात में नींद नहीं आती है। और जब आप उनका इतिहास लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये ज़्यादा हिसाब किताब करने वाले या अधिक ठेकेदारी करने वाले या घरेलू परेशानियों से परेशान रहने वाले या हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हुए। जब जब आप जानते हैं जब दिमागी तनाव होगा तो हाइपरटेंशन होगा तो बीपी भी बढ़ेगा। तो ऐसी दशा में अब बहुत सीधी सी बात है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो नींद लाने का काम कौन करता है? आपके हाइपोथैलेमस कैविटी में जो इन्फंडिबुलम में एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है जो बॉडी को रेस्ट पीरियड में ले जाता है। अभी वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि हमें नींद क्यों आती है। अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि हमको नींद क्यों आती है, क्योंकि अगर ये पता चलता, अगर नींद का सही कारण पता चल जाता, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लगातार गाड़ी चला रहे हैं और अचानक हमारी नींद आ जाती है। लोग ये कहते हैं या अनुमान लगाते हैं कि नींद आने के बाद हम अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हैं। यानी ये कहा जाता है कि रात में अगर आप सो जाएं 2-3 घंटे तो आप सुबह अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। फिर भी अभी भी नींद के बारे में हम आपसे एक अलग क्लास लेंगे, चूँकि समय लंबा हो रहा है। नींद क्यों आती है या नींद के कारण क्या है, इस पर हम आपसे अगला क्लास ज़रूर लेंगे। यहाँ पर हम आपको इतना बता दें कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है कि नींद उसको नहीं आ रही है तो बहुत आसान सा तरीका है कि आपको उसको CNS देना है, और CNS के साथ आप उसको यशवन दे दीजिए 5 ड्रॉप भोजन के पहले। यानी भोजन करने वाले गिलास में उससे कहिए कि 5 ड्रॉप को डाल ले और उस पानी को पी ले। CNS उसको भोजन के बाद सोते समय दे दीजिए, और CNS के साथ WE मिला दीजिए। यानी CNS प्लस WE भोजन के बाद सोते समय और भोजन के पहले यशवन दे दीजिए। रोगी आपका बिल्कुल सोएगा, आराम से सोएगा, टाइम फ्रिक्वेंसी उसकी कम होती जाएगी। अगर उसको रात में 4 घंटे नींद नहीं आती है तो अब उसको सिर्फ 2 घंटे नींद नहीं आएगी। 15 दिन बाद आप देखेंगे वो 1.5 घंटे नींद नहीं कर पाएगा, और फिर 1 महीने तक लगातार ट्रीटमेंट करने के बाद रोगी आपको बताएगा कि मुझे पूरी नींद आ रही है। तो आज आपके लिए बस इतना ही। हमारे बहुत से साथी, ये अवेश काजी जी भी आ चुके हैं, संदीप त्रिवेदी जी हैं, हमारे बहुत से नए और पुराने साथी, आप सबका एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सब से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई। यद्यपि आज भी मेरा बहुत व्यस्त कार्यक्रम था 15 अगस्त के कारण, लेकिन मैंने आपको पहले से नोटिस दे रखी थी कि मैं आज शाम को 8 बजे आपसे मिलूंगा। तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए भी मुझे आपके बीच आना था। और मैंने आज आपसे जो चर्चा की, निश्चित रूप से आज बीमारी पर तो चर्चा कम हुई है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति के बारे में हमने आपसे ज़्यादा चर्चा किया है। आप पूरे मनोयोग के साथ इस क्लास को 1 बार 2 बार जितनी बार भी आप सुनेंगे आपको अच्छा ही लगेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार फिर मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।